Let's Mike News at 5. नमस्कार, लेट्स माइक में आप सुन रहे हैं न्यूज एट 5। बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर से, फिर जानेंगे देश दुनिया और आपके अपने राज्यों तक की बड़ी अपडेट्स। तो आज की सबसे बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्रिनिदाद और टोबैगो में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। उन्होंने पीएम कमला प्रसाद बिसेसर को बिहार की बेटी कहा और उन्हें राम मंदिर का मॉडल और सरयू नदी के जल के साथ साथ प्रयागराज महाकुंभ का जल भी भेंट किया। पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय की यात्रा को साहस की मिसाल बताया। उन्होंने ऐलान किया कि भारतीय मूल के लोगों की छठी पीढ़ी को भी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड दिया जाएगा। इससे पहले मोदी के टोबैगो की राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन पहुंचने पर प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर और उनके 38 मंत्रियों और 4 सांसदों ने एयरपोर्ट पर मोदी की अगवानी की। Friends, I know that the journey of the Indian community in Trinidad and Tobago is about courage. The circumstances your ancestors faced would have broken even the strongest spirits, but they faced hardships with hope. They met problems with persistence. They left the Ganga and Yamuna behind, but carried the Ramayana in their hearts. डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने आज नई दिल्ली में फिक्की के न्यू एज मिलिट्री टेक्नोलॉजीज इवेंट में ऑपरेशन सिंदूर से सीखे सबक के बारे में बात करते हुए कहा कि ये एक ऐसा संघर्ष था जिसने मॉडर्न वॉरफेयर की कठिनाइयों को उजागर किया। उन्होंने कहा कि हमारी एक सीमा थी और दुश्मन 3 थे। पाकिस्तान मोर्चे पर था, उसके पास 81% सैन्य हार्डवेयर चीनी है। चीन हर संभव मदद कर रहा था। तुर्की ने भी बैराकटर समेत दूसरे ड्रोन दिए। डीजीएमओ लेवल पर बातचीत के दौरान पाकिस्तान को हमारे महत्वपूर्ण वेक्टरों के लाइव अपडेट मिल रहे थे, इसलिए अब हमें और मजबूत एयर डिफेंस चाहिए। लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने आतंकी ढांचे पर सटीक हमला करने के लिए भारतीय सशस्त्र बलों की भी तारीफ की। साथ ही टारगेट चुनने, प्लानिंग करने के अलावा रणनीतिक संदेश, टेक्नोलॉजी और ह्यूमन इंटेलिजेंस के इस्तेमाल के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि इस बार हमारे पॉपुलेशन सेंटर पर ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन अगली बार हमें इसके लिए तैयार रहना होगा और इसके लिए ज्यादा से ज्यादा एयर डिफेंस सिस्टम, काउंटर रॉकेट, आर्टिलरी, ड्रोन जैसे सिस्टम तैयार करने होंगे। हमें बहुत तेजी से आगे बढ़ना होगा। राजधानी दिल्ली में 1 जुलाई से लागू हुए CAQM के आदेश को लेकर अब रेखा गुप्ता सरकार बैकफुट पर आ गई है। नियम लागू करने के महज 3 दिन बाद ही सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा। अब दिल्ली सरकार ने इसको तुरंत अमल में लाने से पहले मंथन करने का आग्रह किया है और इस आदेश को फिलहाल स्थगित करने का अनुरोध किया है। वहीं इसको लेकर आम आदमी पार्टी रेखा गुप्ता सरकार को घेर रही है। दरअसल कमिश्नर फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने अपने आदेश में 10 साल से अधिक पुराने डीजल और 15 साल से ज्यादा पुराने पेट्रोल वाहनों को ईंधन नहीं देने की सख्त हिदायत दी थी। इसके बाद दिल्ली सरकार ने इसे सख्ती से लागू किया और परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस 1 जुलाई से पेट्रोल पंपों पर रुकने वाले उम्र पूरी कर चुके वाहनों को जब्त करने लगी। दिल्ली में लागू हुए इस फैसले का सीधा संबंध आम आदमी से है, खासकर उन लाखों नागरिकों से जिनकी आजीविका, आवागमन और व्यक्तिगत जरूरतें इन्हीं पुरानी गाड़ियों पर टिकी हैं। परिवहन विभाग के अनुसार दिल्ली में करीब 62 लाख गाड़ियां हैं जिनकी आयु पूरी हो चुकी है। इनमें 41 लाख दोपहिया और 18 लाख 4 पहिया वाहन हैं। ऐसे में दिल्ली में अचानक पुराने वाहनों को बड़े स्तर पर सीज करने को लेकर लाखों लोगों में आक्रोश साफ देखने को मिला।
कोलकाता पुलिस ने आज अलसुबह लॉ कॉलेज स्टूडेंट से गैंगरेप की जांच के सिलसिले में क्राइम सीन रिक्रिएट किया। पुलिस गिरफ्तार किए गए चारों आरोपियों के साथ साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज पहुंची थी। तीनों मुख्य आरोपियों मनोजीत मिश्रा, मौजूदा स्टूडेंट अमित मुखर्जी और जैब अहमद और सुरक्षा गार्ड पिनाकी बनर्जी को सुबह करीब 4:30 बजे कॉलेज ले जाया गया। इस प्रक्रिया को पूरा करने में करीब 4 घंटे लगे। इसके बाद सभी को पुलिस स्टेशन वापस लाया गया। पुलिस के अफसर ने बताया कि जो नतीजे मिले हैं उनसे अब महिला के आरोपों से जांच की जाएगी और बाकी सबूतों से पुष्टि की जाएगी। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नीतेश राणे ने मराठी भाषा नहीं बोलने पर मारने पीटने की घटना पर सख्त टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि एमएनएस कार्यकर्ता गरीब हिंदुओं को मारते हैं। मंत्री नीतेश राणे ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अगर हिम्मत है तो नल बाजार, मोहम्मद अली रोड या मलवाणी जैसे इलाकों में जाकर कहें कि मराठी बोलो। क्या वहां भी ऐसी हिम्मत दिखाते हैं? आमिर खान और जावेद अख्तर क्या मराठी में बोलते हैं? वहां कोई कुछ नहीं कहता। उन्होंने सख्त कार्रवाई की बात कही। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने चुनाव आयोग और देश की जांच एजेंसियों पर दबाव में काम करने का आरोप लगाते हुए सवाल उठाए हैं। गहलोत ने बिहार में निष्पक्ष चुनाव होने पर भी संदेह जताया। गहलोत ने जयपुर में मीडिया से बातचीत में कहा कि देश में लोकतंत्र कमजोर हो रहा है। सरकार ने सब एजेंसियों को दबाव में ले लिया है। जो आज सत्ता में हैं, प्रधानमंत्री हों या इनके नेता हों, उन्हें सोचना चाहिए कि सत्ता पक्ष तभी होता है जब विपक्ष होता है। विपक्ष की बात नहीं मानोगे, नहीं सुनोगे तो देश भी तकलीफ पाएगा, आप भी तकलीफ पाओगे। गहलोत जयपुर में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने बिहार में एक नया शगुफा छोड़ दिया। मैं खुद पटना जाकर आया हूं, इसका परसों वहां बहुत भारी रिएक्शन है। मेरे ड्राइवर कह रहे थे, साहब कि आप बताइए, मेरे से माँ बाप से डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, मैं कहाँ से लेकर आऊंगा? इनकी प्रोसेस से लाखों लोग वंचित रह सकते हैं। ये स्थिति बन गई है, कैसे डेमोक्रेसी रहेगी? बिहार में चुनाव निष्पक्ष कैसे होंगे, बता दीजिए। चुनाव आयोग किसके कहने से ये सब लेकर आया? आप भी तक बताओ। 25 दिन में 8 करोड़ वोटर लिस्ट तैयार करना क्या संभव है? क्योंकि इससे असंभव है और ये एक नया शगुफा छोड़ दिया। मैं खुद पटना जाके आया हूँ परसों, वहाँ बहुत भारी रिएक्शन है इसका। मेरे ड्राइवर कह रहे थे, साहब जी आप बताइए, मेरे से माँ बाप से मेरे मांग रहे हैं डेट ऑफ बर्थ, मैं कहाँ लेके आऊँगा? लाखों लोग जो है वो वंचित रह सकते हैं इनकी प्रोसेस से। ये स्थिति बन गई है। कैसे डेमोक्रेसी रहेगी? कैसे चुनाव निष्पक्ष होंगे? चुनाव निष्पक्ष कैसे होंगे बता दीजिए बिहार के अंदर। अगर ये नई अप्रोच लाए हैं इलेक्शन कमीशन, और किसके कहने लाए हैं? कोई नया फैसला करते नीतिगत तो विपक्ष को भी इन्वॉल्व किया जाता है। आप इस तरह फैसला कर रहे हैं, बहुत ही चिंताजनक स्थिति है। राजस्थान के नागौर से सांसद और फायर ब्रांड नेता हनुमान बेनीवाल को 2 दिनों के भीतर एक के बाद एक 2 बड़े झटके लगे हैं। उनके नागौर स्थित निजी आवास की बिजली 11 लाख रुपए के बकाया बिल के चलते काट दी गई। अब उन्हें जयपुर में जालूपुरा का अपना सरकारी आवास भी खाली करने का नोटिस दिया गया है। नोटिस जयपुर के एसडीएम और संपदा विभाग की ओर से जारी किया गया है। सूत्रों और सोशल मीडिया के अनुसार वे विधायक नहीं हैं और इसी आधार पर उन्हें 11 जुलाई तक आवास खाली करने का अल्टीमेटम दिया गया है। सिर्फ हनुमान बेनीवाल ही नहीं, उनके भाई और पूर्व विधायक नारायण बेनीवाल और एक अन्य पूर्व विधायक पुखराज गर्ग को भी संपदा विभाग ने बेदखली का नोटिस भेजा है। बेनीवाल का आरोप है कि उनके खिलाफ बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है। हालांकि संपदा विभाग की तरफ से इसे नियमों के तहत उठाया गया कदम बताया जा रहा है, जिसमें यह स्पष्ट किया गया कि विधायक नहीं होने की स्थिति में कोई भी व्यक्ति सरकारी आवास में नहीं रह सकता। ब्रिटिश फाइटर जेट F-35 को ठीक करने ब्रिटेन से 40 इंजीनियरों की टीम 5 जुलाई यानी कल भारत आएगी। टीम फाइटर जेट में आ रही टेक्निकल प्रॉब्लम्स को ठीक करेगी, जिसके बाद ये ब्रिटेन के लिए उड़ान भरेगा। फाइटर जेट की
14 जून की रात केरल के तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग हुई थी। लैंडिंग के बाद जेट में तकनीकी खराबी आ गई, जिसके कारण ये वापस नहीं जा सका। जेट 13 दिन से एयरपोर्ट पर ही खड़ा है। 918 करोड़ रुपए का ये विमान ब्रिटेन की रॉयल नेवी के प्रिंस ऑफ वेल्स करियर स्ट्राइक ग्रुप का हिस्सा है। इसे दुनिया भर में सबसे एडवांस्ड फाइटर जेट में से एक माना जाता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के दुरुपयोग पर कड़ी फटकार लगाते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय सशस्त्र बलों को निशाना बनाकर आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट करने के आरोपी एक व्यक्ति की जमानत याचिका खारिज कर दी। न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल ने अशरफ खान उर्फ निसरत का आवेदन खारिज करते हुए इस बात पर जोर दिया कि संविधान के तहत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार निरपेक्ष नहीं है और इसका इस्तेमाल उच्च संवैधानिक पदाधिकारियों का अपमान करने या वैमनस्य फैलाने वाले कार्यों को सही ठहराने के लिए नहीं किया जा सकता। अदालत ने टिप्पणी की कि कुछ लोगों के समूहों के बीच अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आड़ में राष्ट्रीय नेताओं के खिलाफ निराधार आरोप लगाकर और नफरत और विभाजन फैलाने वाली सामग्री प्रसारित करके सोशल मीडिया का दुरुपयोग करना एक फैशन बन गया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने कहा है कि अगर किसी का काम या विचारधारा पसंद नहीं आए तो उसे नक्सल करार देने का चलन बढ़ गया है। पवार ने शिवसेना की एमएलसी मनीषा कायंदे की टिप्पणी पर यह बात कही। उन्होंने कहा था कि अर्बन नक्सलियों ने वार्षिक तीर्थ यात्रा में घुसपैठ कर ली है और वे वारकरियों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। पुणे की एक अदालत ने विनायक दामोदर सावरकर के पौत्र की याचिका खारिज कर दी। इस याचिका में उन्होंने उस पुस्तक के बारे में जानकारी मांगी थी जिसका जिक्र कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने स्वतंत्रता सेनानी के बारे में कथित तौर पर मानहानिकारक टिप्पणी करते हुए किया था। सांसदों और विधायकों की विशेष अदालत के न्यायाधीश अमोल शिंदे ने कहा कि कांग्रेस नेता को पुस्तक पेश करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। मामले में शिकायतकर्ता सत्यकी सावरकर ने मई में आवेदन दायर करके दावा किया था कि गांधी जिस पुस्तक का जिक्र कर रहे हैं वैसी कोई पुस्तक है ही नहीं और यदि ऐसी कोई पुस्तक है तो गांधी से उसे पेश करने के लिए कहा जाए। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि आरोपी को मुकदमा शुरू होने से पहले अपने बचाव से जुड़े साक्ष्यों के बारे में बताने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। आदेश में कहा गया है कि आरोपी अपने बचाव से जुड़े साक्ष्य प्रस्तुत करने के दौरान कोई भी प्रासंगिक दस्तावेज पेश कर सकता है। यदि आरोपी को समय से पहले ऐसे साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए मजबूर किया जाता है तो ये भारत के संविधान के अनुच्छेद 20(3) के तहत गारंटीकृत उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा। ओडिशा में भुवनेश्वर नगर निगम के एडिशनल कमिश्नर की पिटाई मामले में भाजपा नेता जगन्नाथ प्रधान की गिरफ्तारी हुई है। उन्होंने पुलिस के सामने सरेंडर किया। अब तक इस मामले में 6 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। प्रधान ने कहा, मैं जांच में सहयोग करने के लिए आया हूं। अगर मेरी गिरफ्तारी से मामला हल हो जाता है तो मैं सहयोग करने के लिए तैयार हूं। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें और उनकी पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। दरअसल भाजपा नेता पर आरोप है कि उनके समर्थकों ने नगर निगम के एडिशनल कमिश्नर रत्नाकर साहू की जनसुनवाई के दौरान पिटाई कर दी थी। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। वीडियो में 6-8 लोग साहू को गालियां देते और लगातार घूंसे मारते दिख रहे थे। बिहार में एआईएमआईएम इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव में एकजुट मोर्चा बनाने और अल्पसंख्यक वोटों को एकजुट करने के लिए महागठबंधन में शामिल होना चाहती है। बिहार के एआईएमआईएम प्रमुख और विधायक अख्तरुल ईमान ने राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू यादव को एक पत्र लिखा है जिसमें हैदराबाद स्थित पार्टी को महागठबंधन में शामिल करने का अनुरोध किया गया है। पत्र में इमाम ने कहा कि एक साथ चुनाव लड़ने से ये सुनिश्चित होगा कि धर्मनिरपेक्ष वोट बिखरेंगे नहीं और अगली सरकार बनाने के लिए महागठबंधन के पास बेहतर अवसर होंगे। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।